Good morning, students. How are you? I hope you will be fine at home. Welcome in history class. Our which topic is going on? The age of industrializations. We have already discussed about what do you mean by industrialization, the coming of factories, who invented the cotton mill, the pace of industrial change, hand labor, steam power, life of the workers, economic downfall, the age of Indian textiles. Today we will start new topic. The life of weavers. British cotton industry had not yet expanded in India, and Indian fine textiles were in high demands in Europe. It means British cotton industries had not yet expanded in India, यानी कि ब्रिटिश कॉटन इंडस्ट्रीज अभी तक इंडिया में इतनी अच्छे से विस्तार नहीं कर पाई थी. एंड इंडियन फाइन टेक्सटाइल, जो हमारे इंडिया की जो फाइन टेक्सटाइल्स था क्लोथिंग इंडस्ट्रीज का, जो वर इन हाई डिमांड्स इन यूरोप. Not only in England, even the French, Dutch, Portuguese, as well as the local traders were always in competition to get Indian woven clothes. यानी कि all the European powers wants to get more and more Indian clothes, cotton clothes especially. Due to the competition, weavers used to get best prices once. इस कंपटीशन के बीच में किसको बेनिफिट हुआ? वीवर्स को. दे गोट द बेस्ट प्राइसेस. ईस्ट इंडिया कंपनी गेंड पॉलिटिकल पावर. अब क्या हुआ? धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज इस्टेब्लिश इन इंडिया 1600. दे गेंड पॉलिटिकल पावर. पॉलिटिकल पावर के साथ साथ इट सिक्योर्ड मोनोपोली राइट टू ट्रेड. यानी कि पॉलिटिकल पावर के साथ साथ ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसके ऊपर और एक अधिकार कर लिया? इंडियन ट्रेड्स पर भी. डेवलप्ड ए सिस्टम टू इलिमिनेट. उन्होंने इसमें एक सिस्टम डेवलप किया. क्या? सबसे पहले टू इलिमिनेट कॉम्पिटिशन. सबसे पहले उन्होंने कहा जो कॉम्पिटिशन है फ्रेंच, डच, पोर्तुगीज एंड लोकल ट्रेड, सबसे पहले उसी कॉम्पिटिशन को दूर कर दिया जाए. सेकंड, कंट्रोल प्राइस कॉस्ट, कि क्या कॉस्ट रहेगी, कितना रहेगा, कितना देना है. इंश्योर रेगुलर सप्लाईज, की प्रॉपर सप्लाई हो पा रही है, नहीं हो पा रही है कॉटन और सिल्क गुड्स की. फॉर दैट पर्पज दे हैव अडोप्टेड मैनी मेथड्स. फर्स्ट, कंपनी इलिमिनेटेड एग्जिस्टिंग traders and brokers connected with cloth trade and established direct control to weavers. यानी कि वीवर्स और कंपनी के बीच में जो मीडिएटर थे, ब्रोकर्स या ट्रेडर्स, लोकल ट्रेडर्स, उन सबको उन्होंने इलिमिनेट कर दिया. अब ईस्ट इंडिया कंपनी का डायरेक्ट कंट्रोल किससे हो गया? वीवर से. फॉर दैट पर्पज व्हाट दे हैव डन? दे हैव अपॉइंटेड पेड सर्वेंट कॉल्ड गोमस्थास. इसके लिए उन्होंने वीवर्स के ऊपर किसको अपॉइंट कर दिया? गोमस्थास. और गोमस्थास क्या थे? पेड सर्वेंट. और व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ द गोमस्थास? ए सुपरवाइज वीवर्स. वीवर्स को सुपरवाइज करना, देखना कि निरीक्षण करना उसका प्रॉपरली काम कर रहा है नहीं करना. कलेक्ट सप्लाईज, जो रॉ मटेरियल से उन्होंने फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया है नहीं किया, किया है तो उसके बाद उस मटेरियल को कलेक्ट करना. एंड एग्जामिन द क्वालिटी ऑफ क्लोथ्स, और क्वालिटी कपड़े की गुणवत्ता को परखना कि वो सही है नहीं है. सेकंड, इट प्रिवेंटेड कंपनी वीवर्स फ्रॉम डीलिंग विद अदर बायर्स बाय गिविंग एडवांसेस. सेकंड, वीवर्स के ऊपर उन्होंने कैसे कंट्रोल कर लिया कंपनी ने? इन द स्टार्टिंग दे गेव द एडवांस. पहले ही वो वीवर्स को एडवांस में दे देते कि ये लो आप रॉ मटेरियल के लिए पैसे और हमारे लिए आप बना के दो फिनिश प्रोडक्ट में. तो वो अदर कंपनीज से डील नहीं कर पाते थे. तो नाउ वीवर्स वांटेड, और वीवर्स के मन में भी लालच आ गया. नाउ वीवर्स वांटेड टू अर्न मोर एंड मोर मनी, सो दे लीज देयर लैंड एंड ओनली डिड वीविंग. अब उन्होंने जो उनके पास जो थोड़ी बहुत ज़मीन था, छोटा टुकड़ा था ज़मीन का, वो भी अब उन्होंने किराए पर दे दिया, लीज पर. एंड ओनली डिड, और किस में इन्वॉल्व होंगे? ओनली वीविंग के काम में. इन मैनी विलेजेस, पर एक प्रॉब्लम अराइज हुई यहाँ पर. इन मैनी विलेजेस क्लैसेस मतलब डिस्प्यूट्स बिटवीन गोमस्थाज एंड द वीवर्स केम अप. पर अब धीरे धीरे वीवर्स और गोमस्थाज के बीच में डिस्प्यूट्स होने लगे. क्यों? द न्यू गोमस्थाज वॉज अब आउटसाइडर, क्योंकि जो गोमस्थाज जो पेड सर्वेंट थे जो अपॉइंट किए थे ईस्ट इंडिया कंपनी ने, वो क्या थे? आउटसाइडर. दे डोंट बिलोंग्स टू दैट पर्टिकुलर विलेज. सो दे हैड नॉट सोशल कॉन्टैक्ट इन विलेजेस. तो इसलिए उनका सामाजिक स्तर पर कोई संबंध नहीं था. दे यूज टू कम विद सिपाहीज. वो किसके साथ आते थे गाँव में? सिपाहीज के साथ में.
दे यूज टू कम विद सिपाहीज एंड बीट अप वीवर्स इफ़ दे डिलीवर्ड लेट। सिपाहीज के साथ गांव में आते, उनके साथ गाली गलौज करते, उनको चाबुक से मारते। अगर जो वीवर्स डिलीवरी करने में माल की डिलीवरी करने में लेट करता था, उसी को चाबुक से मारा जाता, कोड़े बरसाए जाते उसके ऊपर, बुरी तरीके से उसको पीटा जाता। फॉर वीवर्स, अब वीवर्स के लिए क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो गई? नो स्पेस फॉर बार्गनिंग, नो स्पेस फॉर बार्गनिंग। क्यों? द वीवर्स लॉस द स्पेस टू बार्गनिंग फॉर प्राइसेस एंड सेल टू डिफरेंट बायर्स। क्यों? एंड द लोन्स दे हैड एक्सेप्टेड टाइड दैम टू द कंपनी। क्यों? क्योंकि उन्होंने अब पूरा लोन पहले से किससे ले रखा था? कंपनी से। तो वो अदर लोगों से भी बार्गनिंग नहीं कर पा रहे थे। इन मैनी प्लेसेस लाइक कार्नेटिक एंड बंगोल वीवर्स लेफ्ट, उन्होंने अपना जो काम था छोड़ना शुरू किया। एंड रिटर्न विलेजेस, वापिस अपने गाँव की तरफ चले गए। अदर वेंट बैक फॉर एग्रीकल्चर, और किस बिजनेस में इन्वॉल्व हो गए? कौन सा काम करने लगे दोबारा जाकर? एग्रीकल्चर में। नाउ मैनचेस्टर्स कम्स टू इंडिया। फर्स्ट वी विल सी बिगिनिंग ऑफ 19th centuries। 1811-12 एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, इंडिया से कितना परसेंट एक्सपोर्ट होता था? 33%। बट 1850 to 51 में 3% एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। जो 30% का जो डिफरेंस आया, वाई डिड दिस हैपन? क्या हुआ ऐसा जो 33% से 3% रह गया खाली एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया से? टू रीजन्स टू इम्पोर्ट बाय गुड्स। अगर हम किसी चीज़ को इम्पोर्ट करवाते किसी चीज़ का, तो इसके टू रीजन्स रहते। फर्स्ट, नॉट अवेलेबिलिटी अवेलेबल इन आवर कंट्री, कि इसका मतलब उस रिसोर्सेज का हमारे कंट्री में अवेलेबिलिटी नहीं है। सेकंड, चीपर इन अदर कंट्रीज़, या दूसरी कंट्री से जो हम ले रहे हैं उससे वो सस्ता है। अब क्या हुआ? इंडियन कॉटन टेक्सटाइल वो चीपर देन इंग्लैंड। जो हमारी इंडियन कॉटन टेक्सटाइल थी वो किसके कंपेरेटिवली सस्ती थी? इंग्लैंड के कॉटन के। इंग्लैंड इंपोर्टेड इंडियन कॉटन टेक्सटाइल, तो इंग्लैंड ने क्या किया? इंडिया से किसको इंपोर्ट करना शुरू कर दिया? इंडियन कॉटन टेक्सटाइल्स को। इंग्लैंड कॉटन इंडस्ट्रीज़ में अब क्या हुआ? इसको ध्यान से सुने। इंग्लैंड कॉटन जो इंडस्ट्रीज़ थी, जिनको इंग्लैंड कॉटन इंडस्ट्रीज़ में इंडियन कॉटन टेक्सटाइल यूज़ किया जाता था, वो तो मटेरियल वहाँ पर क्या हो जाता? सस्ता, चीप। और जो इंग्लैंड कॉटन इंडस्ट्रीज़ में वहीं की कॉटन टेक्सटाइल यूज़ की जाती थी इंग्लैंड, वो मटेरियल क्या हो जाता था वहाँ पर? कॉस्टली। ये डिफरेंस था। तो नाउ इंग्लैंड कॉटन इंडस्ट्रीज गोट वरीड। अब जो इंग्लैंड कॉटन इंडस्ट्री थी, दे गोट वरीड, चिंता में हो गए वो। दे प्रेशराइज, अब उन्होंने प्रेशर डालना शुरू किया गवर्नमेंट के ऊपर, टू इम्पोज इम्पोर्ट ड्यूटीज़ ऑन कॉटन टेक्सटाइल्स। अब उन्होंने क्या कहा? जो इंडिया से कॉटन इम्पोर्ट होकर आ रही है उसके ऊपर भी इम्पोर्ट ड्यूटीज़ लगाई जाए, कि उसके ऊपर भी टैक्स लगाया जाए, ताकि वो इंडियन कॉटन टेक्सटाइल भी महंगी हो जाए। जो हम ये डिफरेंस देख रहे हैं, जो इंडिया से जो हमारा एक्सपोर्ट था 33% से, वो 1850-51 में कितना परसेंट रह गया? ओनली 3%। दैट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट। क्यों? किसकी वजह से हुआ? वो इम्पोज, क्या इम्पोज करने से? इम्पोर्ट ड्यूटीज़ लगने से ऑन कॉटन टेक्सटाइल। एट द सेम टाइम इंडस्ट्रीज परसुएडेड, एग्रीड, उन्होंने मना लिया, एग्रीड द ईस्ट इंडिया कंपनी टू सेल ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्स इन इंडियन मार्केट्स एज वेल। अब सेम टाइम वहाँ के जो इंडस्ट्रीज़ थे, उन्होंने किस बात के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को एग्री कर लिया? कि जो ब्रिटिश में जो सामान मैन्युफैक्चर हो रहा है, जिसका प्रोडक्शन हो रहा है, उनको कहाँ ले जाकर सेल किया जाए? इंडियन मार्केट्स में। अब इंडियन कॉटन वीवर्स फेस टू प्रॉब्लम। जो हमारे इंडियन कॉटन वीवर्स थे, दे फेस मेनली टू प्रॉब्लम्स। फर्स्ट, एक्सपोर्ट मार्केट कोलैप्स। वी कैन सी द डिफरेंस। 1811-12 33% और 1850 से 51 में ओनली 3%। सेकेंड, इंडियन मार्केट वॉज फ्लडेड विद मैनचेस्टर गुड्स विच वॉज मशीन मेड। यह हमने देखा कि एट द सेम टाइम इंडस्ट्रीज ने ईस्ट इंडिया कंपनी को किसके लिए एग्री कर लिया? कि जो ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्स वो कहाँ ले जाकर बेचा जाए? इंडियन मार्केट में। जिससे इंडियन मार्केट किससे फ्लडेड हो गई? मशीन मेड गुड्स से, मशीन मेड गुड्स से। तो इससे क्या प्रॉब्लम हो गई है उनको? देयर एक्सपोर्ट मार्केट कोलैप्स एंड द लोकल मार्केट स्ट्रेंथ, और द इम्पोर्टेड गुड्स वर, और इससे क्या लॉस हुआ उनको, इंडियन वीवर्स को? द इम्पोर्टेड गुड्स वर सो चीप दैट द वीवर्स कुड नॉट ईजिली compete with them. By 1860s, weavers faced a new problem.
अब 1860 में एक न्यू प्रॉब्लम और फेस करनी पड़ी इंडियन वीवर्स को। इंडिया और अमेरिका बोथ सप्लाइड टू ब्रिटेन कॉटन टेक्सटाइल both, but in America civil war was broke out at that time in 1860. तो नाउ कॉटन टेक्सटाइल्स जो वहाँ यूएस ब्रिटेन को सप्लाई कर रहा था वो क्या हुआ, वाज कट ऑफ। उन्होंने मना कर दिया देने से कि भाई हम तो अपने युद्ध में बिजी हैं, सिविल वॉर में, हमारी प्रॉब्लम नहीं सोल्व हो रही, हम आपकी कैसे करें। तो ब्रिटेन वापस किसकी तरफ आ गया, इंडिया की तरफ। टोटली अब कॉटन टेक्सटाइल के लिए किसके ऊपर डिपेंड हो गया, इंडिया पर। तो ब्रिटेन टर्न टू इंडिया, रो कॉटन एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया इंक्रीज। अब यानी कि जो रो कॉटन था वो इंडिया से क्या होने लगा, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट, वो बढ़ गया उसका। ह्यूज शॉर्टेज ऑफ रो कॉटन, अब जितना भी हमारे पास रो कॉटन था वो सारा कहाँ एक्सपोर्ट करने लगे हम, ब्रिटेन में। तो ह्यूज शॉर्टेज ऑफ रो कॉटन, जो हमारे इंडियन वीवर्स थे दे डिडंट गेट, उनको मिल ही नहीं पाता था, क्योंकि जितना भी हमारा रो कॉटन था हम कहाँ सप्लाई करने लगे, पूरे ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ देने लगी, पूरा ब्रिटेन में। बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, बाय द एंड ऑफ द 19th सेंचुरीज के साथ साथ क्या हुआ, फैक्ट्रीज बिगेन प्रोडक्शन। अब फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन में होने लगा। इंडियन मार्केट्स वॉज फ्लडेड विद मशीन मेड गुड्स, और द इम्पोर्टेड गुड्स वर सो चीप दैट वीवर्स कुड नॉट ईजिली compete with them. Now factories come up. 1854 first cotton mill was established in Bombay. 1855 first jute mill was established in Bengal. 1874 the first spinning and weaving mill set up in Madras. अब दैट इज द क्वेश्चन अराइजेज, हु सेट अप दीज इंडस्ट्रीज, कि इंडिया के अंदर इन इंडस्ट्रीज को कितने से सेटअप किया, किसने इस्टेब्लिश किया। तो वेयर इज द कैपिटल कमिंग फ्रॉम, तो ये मनी कहाँ से आई इसमें। इंडियन बिजनेस ग्रुप्स हिस्ट्री, जो हमारे इंडियन बिजनेस की ग्रुप की जो हिस्ट्री देखते हैं किसके साथ लिंक करके देख सकते हैं हम, चाइना के साथ हमारा ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ को। कैसे, ब्रिटिश पीपल इन इंडिया, व्हाट दे डू इंडिया, ब्रिटिशर्स व्हाट दे डूइंग फ्रॉम द इंडिया, दे वर टेकिंग ओपियम यानी कि अफीम, और दे वर गिविंग टू दैट चाइना। यहाँ इंडिया से क्या ले रहे थे, ओपियम यानी कि अफीम लेते, और कहाँ सप्लाई करते, चाइना, और चाइना से क्या लेते, टी, और इस टी को कहाँ भेज देते थे वो लोग, इंग्लैंड में। तो फॉर इन दैट एक्टिविटी मैनी इंडियंस टुक एक्टिव पार्टिसिपेशन इन दिस ट्रेड, यानी कि ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ में हमारे इंडियंस लोगों ने भी काफ़ी पार्टिसिपेट किया। प्रोवाइड फाइनेंस, इससे उनको क्या बेनिफिट हुआ, फाइनेंस, सप्लाईज, शिपिंग, फाइनेंस प्रोवाइड करना, सप्लाईज करना, उनका शिपिंग में हेल्प करना। एंड फ्रॉम द ट्रेड दे हैड विजन डेवलपिंग इंडस्ट्रियल इंटरप्राइजेज इन इंडिया। तो हाउ दे सेटअप, हु इज़ द मेन इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज हियर इन बंगाल। Dwarkanath Tagore established 6 companies in the 1830s and 1840s. In Bombay, Dinsa and Jamshedji Tata and Seth Hukumchand set up the first Indian jute mill in Calcutta in 1917. अब यहाँ तक जो हमारे बिजनेसमैन थे वो किस में इन्वॉल्व थे, ओनली एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट एक्टिविटी में। एक नया ग्रुप डेवलप हुआ, अदर ट्रेड नेटवर्क लाइक, और हम किससे करते थे, बर्मा, मिडिल ईस्ट इंडिया एंड ईस्ट अफ्रीका एंड अदर ग्रुप्स कोल्ड, यानी कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के अलावा भी एक हमारा ग्रुप था जो किस में इन्वॉल्व हुआ, कमर्शियल ग्रुप। इसका मेन एम क्या था, दे ऑपरेट इन विद इन इंडिया, ये इंडिया के अंदर ही बिजनेस एक्टिविटीज़ करते थे, कैरिंग गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। व्हेन दीज पीपल गेट अपॉर्चुनिटीज ऑफ इन्वेस्ट इन इंडस्ट्रीज मैनी ऑफ देम सेटअप, जब इन लोगों के पास काफ़ी रुपीज़ इकट्ठा हो गया तो धीरे धीरे उन्होंने क्या सेटअप कर दी, अपनी इंडस्ट्रीज। सो कॉलोनियल पावर इंक्रीज इंडियन मर्चेंट्स, फंक्शनिंग स्पेस बिकेम लिमिटेड। लेकिन धीरे धीरे इंडिया के अंदर किसकी पावर स्टैब्लिश हो चुकी थी, कॉलोनियल पावर। इंडियंस वर बेयर्ड फ्रॉम, इंडियंस को स्टॉप कर दिया, रोक लगा दी गई उनकर, फ्रॉम ट्रेडिंग इन मैन्युफैक्चर गुड्स विद यूरोप ओनली, एक्सपोर्टेड ओपियम, वीट एंड इंडिगो, कि इंडियंस मैन्युफैक्चर में अपना ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते, रोक लगा दी गई। और वो इंडिया से क्या एक्सपोर्ट करते थे, यहाँ से हमारे यहाँ से ओपियम, वीट एंड इंडिगो, विच वर रिक्वायर्ड बाय ब्रिटिश। ग्रेजुअली यानी कि स्लोली दे एज्ड आउट मतलब हमें निकाल दिया इंडियंस फ्रॉम शिपिंग बिजनेस। शिपिंग बिजनेस भी अब किसके कंट्रोल में आ गया पूरा, कि शिपिंग एक्टिविटीज़ भी किसके द्वारा की जाएंगी, यूरोपियन कंपनीज के द्वारा। टिल द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसीज, टिल द फर्स्ट वर्ल्ड विच यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसीज वर कंट्रोलिंग
large sector of Indian industries. For examples, Andrew Yule, Jardine, Skinner. Thank you. Next topic we will discuss in next class. Okay.